नमस्कार आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन, एलजी कोविंदर गुप्ता बोले बाहरी लोग रचा रहे हैं साजिश। मानहानि केस में समीर वानखेड़े से बोला कोर्ट आपकी याचिका विचार लायक नहीं। पीएम बोले नरेंद्र और नीतीश आपके भाई, बिहार में महिलाओं के खाते में आए 10,000 रुपए। प्रियंका गांधी का आज पटना मोतिहारी दौरा, सरकार पर साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का बताया चुनाव चिन्ह, पोस्ट से पिता की तस्वीर गायब। पूर्णिया में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा शेख हसीना को भेजे सीमांचल। ट्रम्प ने दिया बड़ा झटका, अब लगेगा 100% टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस घटना को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कोविंद गुप्ता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में ऐसी स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आती है और इसमें कई बाहरी लोगों की भूमिका संदिग्ध है। की कार्रवाई और किस तरीके के रिपोर्ट्स मिले हैं अब तक, और क्या कुछ कार्रवाई, कितने लोगों की गिरफ्तारी, क्योंकि 4 मौतें, वो भी युवाओं की, 70 से ज्यादा लोग घायल। और जब भी हम लद्दाख की बात करते हैं तो हमें शांति दिखाई देती है, और मुझे तो पिछले 20-30 सालों में ऐसा कोई रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट दिखाई नहीं देता। देखिए, इसको रेवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, कुछ साजिश कहा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, लद्दाख अभी भी शांति प्रिय है, लेकिन जो लोग कुछ इस माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको नहीं बिगाड़ने देंगे। ये जो आपने घायलों की बात की है, परसों हमारे पास 90 घायल थे, कल कुल मिलाकर के 19 लोग उसमें से रह गए हैं। उम्मीद है कि वो भी डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। कुछ को माइनर इंजरीज, किसी को थोड़ी ज्यादा इंजरीज हुई थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो वातावरण है फिर से शांत हो, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि कर्फ्यू था और 163 इम्पोज किया गया है। किसी को कोई वो नहीं है, लोगों का इकट्ठा होना वो ठीक नहीं है। एहतियातन स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द माहौल ठीक हो जाएगा। कितने दिन तक का एंटिसिपेशन है और क्या कुछ सिक्योरिटी इनपुट्स आ रही हैं? देखिए, आज इसके बाद हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद हम कुछ बताएंगे। मीटिंग किन किन लोगों से है? और स्वाभाविक बात है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस या सुरक्षा बल है, उनके साथ ही मीटिंग होगी। अभी क्या माहौल है लद्दाख की, अगर हम बात आप जाकर के देख सकते हैं, माहौल शांत है और किसी प्रकार से किसी को रोका नहीं जा रहा। तो केवल ये है कि इकट्ठे होकर के जुलूस निकालने में और दूसरी चीजें जो प्रोटेस्टर। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई की। दरअसल वानखेड़े ने आर्यन खान की ओर से डायरेक्टेड नेटफ्लिक्स शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ रोक लगाने और 2 करोड़ रुपए के हट जाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर जस्टिस कौल ने सुनवाई की। कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील से पूछा है कि आपने दिल्ली में मुकदमा क्यों दायर किया है। सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए। वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि इसे दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं। जहां तक वेब सीरीज को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित करने की बात है तो मेरी मनहानि हुई है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील सेठी से कार्रवाई का कारण पूछा। सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली समेत सभी शहरों के लिए है, मेम्स दिल्ली के लोगों के तौर पर मेरे खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि आपकी शिकायत विचारणीय नहीं है, मैं आपकी शिकायत खारिज करता हूं। अगर आपका मामला यह होता कि देखिए दिल्ली समेत कई जगहों पर मेरी बदनामी हुई है तो सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम यहाँ विचार करते हैं। समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं। कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 9 और इस तथ्य पर विचार करने के बाद वादी ने पैरा 37 और 38 में ठीक से नहीं कहा है कि दिल्ली में सिविल मुकदमा कैसे चलेगा। सेठी आवश्यक संशोधन करने के लिए समय मांगते हैं। कोर्ट ने कहा कि मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूं, आवेदन सूचीबद्ध होने के बाद रजिस्ट्री तारीख बताई जाएगी। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने आरोप लगाया कि आज उन्हें श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई और नज़रबंद रखा गया है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर आरोप लगाया है। साथ ही साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके घर के बाहर पुलिस की एक गाड़ी और कुछ सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। आज फिर लगातार तीसरे जुमा को जो है मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है और जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं हुकाम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा कानून है
अगर यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ भी है कि इबादत को जो है वो जुर्म बना दिया जाता है और हमारे जो बुनियादी जो दीनी और इंसानी हुकूक जो हैं उनको ताकत के बल पर जो है वो सल्ब कर लिया जाता है। हर हफ्ते कभी जुमा के दिन और कभी किसी और दिन हुकूमत जब चाहे मनमानी करके जो है मुझ पर पाबंदी आयद कर देती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आखिर किस बात से खौफज़दा है। कल भी जो है उलमा काउंसिल का हमारा एक इजलास था जिसको ताकत के बल पर जो है वो नाकाम बना दिया गया। ये रवैया जो है सरासर आमिराना है और इस पर कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। बदकिस्मती है कि जो इदारे और अफराद आवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं उनका फ़र्ज़ था कि वो इन ज़्यादतियों पर सवाल उठाते, मगर वो तो या खामोश हो गए हैं या फिर डरते हैं। ये न सिर्फ मेरे साथ ज़्यादती है बल्कि हमारे जो दीनी फ़राइज़ और जज्बात हैं उनके साथ सरासर जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आप उनसे पूछें कि बंगाल का जो 2 लाख करोड़ रोक कर रखा है वो पैसा आप कब और किस आधार पर और किस नियम पर रोक रखा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि टीएमसी की तरफ से झूठ बोला जा रहा है तो आप मुझे बताइए कि मैं पूरे दस्तावेज लेकर आऊँगा। 2 लाख करोड़ आप किस हक पर रोक सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उनसे पहले पूछिए कि जो 2 लाख करोड़ आप बंगाल का पैसा रोक के रखे हैं वो पैसा आप कब छोड़ेंगे और किस आधार पे और किस नियम पे आप रोक के रखे। पत्रकार के नाते ही आपको पूछना चाहिए। भाई वो कुछ बोल रहे हैं तो आप मेरे से आके पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और अगर अमित शाह जी कहते हैं कि भाई तृणमूल के तरफ से झूठ बोला जा रहा है, आप चुन लीजिए कौन सा चैनल में आपको बैठना है, कितना बजे बैठना है। आप तो चैनल भी आपका है, पत्रकार भी आपका है, समय भी आप तय कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा इंफॉर्मेशन लेके, डॉक्यूमेंट लेके। 2 लाख करोड़ आप किस हक पे और किस आधार पे आप रोक के रखे। आप सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं। भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या, आप पूछे। गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे हैं, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, सोनार महाराष्ट्र बना क्या, सोने का गुजरात बना क्या, सोने का उत्तर प्रदेश बना क्या, जरा पूछिए उनसे। ये जो पैसा आप बंगाल से लेके जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, बिहार में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। तो सोने का मध्य प्रदेश बना या सोने का उत्तर प्रदेश बना या सोने का बिहार बना। एक ही चीज अगर बंगाल में होता, अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ तो कुछ मीडिया के लोग दिखाने लग गए भाई बंगाल का हाल देखो। भाई 300 mm बारिश अगर 4 घंटे में होता है तो स्वाभाविक है थोड़ा दिक्कत सबको होगा। हर चीज में अगर राजनीति करना ही है तो आप बंगाल का विल पावर भी देखिए। 48 घंटे में आज आप यहीं से चल के आए, कोई चल के आए, कोई गाड़ी में आए, कोई बस में आए, कोई ऑटो में आए। भाई पहुंचे कैसे यहाँ पे। अगर पूरा कलकत्ता में बारिश होगा तो अमित शाह घूम कैसे रहे। यही दिखाता है आप एक जगह से एक मंदिर से दूसरा मंदिर जा रहे हैं, आप एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग कर रहे हैं, अब निकल कैसे पाए। 2 दिन पहले तो यहाँ पे आधा कमर तक पानी था। यही दिखाता है कि सरकार का अगर मानसिकता हो काम करने का तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। और यही हमारे सरकार ने करके दिखाया है कि आप जितना चाहो कोशिश करो, रोको, हम काम करके दिखाएंगे और हर चुनौती पे सफल खड़े उतरेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो तय करें कि उनके आंदोलन का नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं जो युवाओं को सड़कों पर लाकर अपना हित साध रहे हैं, जिनका युवाओं या भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं वैसे ही हम करेंगे। जो घटना सामने आई है उसकी जांच के लिए हमने एक SIT का गठन किया है। जो भी फैसला लेना होगा हम छात्रों के हित में लेंगे। कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी
इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने कहा है कि कुछ लोगों ने प्रदेश की जनता को व्यापार समझ रखा है। मुझे लगता है कि अब उनके बाद जहां भी चुनाव होंगे वहां की महिलाओं की चिंता करने लगेंगे और वोट खरीदने के लिए सरकारी टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे ही पानी की तरह बहाना शुरू कर देंगे। इसलिए देश में राजनीतियों के लिए गुस्सा है कि आप वोट चोरी करते हैं और वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। आप टैक्स पेयर्स का पैसा एक घूस के तरीके से बिहार की जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। देश की जनता को व्यापार समझ रखा है कुछ लोगों ने और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जहां पर चुनाव होगा ये वहां की महिलाओं की चिंता करने लगेंगे और वोट खरीदने के लिए सरकारी टैक्स पेयर का पैसा ऐसे पानी में बहाना शुरू कर देंगे। इसीलिए देश में अब जो है राजनीतियों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है कि आप लगातार वोट चोरी करते हैं, आप वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, आप टैक्स पेयर का पैसा एक घूस की तरीके से बिहार की जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले आज राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब लालटेन का राज था तब बिहार में बहुत भ्रष्टाचार था। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। बिहार की इन महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबका आशीर्वाद हम आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से संवाद किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हम चुनाव से मुश्किल से 1 महीने दूर हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो आपको 10,000 रुपये देंगे। पिछले 20 सालों से कौन सरकार में है, पिछले 20 सालों से किसने नीतियां अपनाई हैं,
उन्होंने आपको पिछले 20 सालों से 10,000 रुपये क्यों नहीं दिया? उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपको ये राशि हर बार मिलेगी। चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपये आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्होंने कह दिया कि 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपये देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपये दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी फूट की तस्वीर सामने आई है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का चुनाव चिन्ह और नारा शेयर किया है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। इसके साथ ही पीला और हरे रंग की थीम रखी गई है। दिलचस्प है कि पोस्टर पर पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जीपी नारायण की तस्वीर है। तेज प्रताप यादव ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है और सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का नारा दिया है। इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा है कि जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लालू परिवार से रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरों के बीच उनके भाई तेजस्वी यादव ने आज प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग रहते हैं बीजेपी के, कुछ लोग ट्रोल्स रहते सब दल में हैं और तरह तरह के कमेंट्स करने लगते हैं। ट्रोलर्स हमको भी गाली देते हैं, लालू यादव को भी गाली देते हैं। जो लोग भी हमारी बहन पर उंगली उठा रहे हैं ये बर्दाश्त के बाहर है, ठीक बात नहीं है। सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी ने कहा कि हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिहार में घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। सीमांचल के बारे में कहा है कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो 11 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं, आपके पास BSF है, आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी नाकामी का सबूत दे रहे हैं। शेख हसीना को लेकर ओवैसी ने कहा है कि वो जो बांग्लादेश से भाग कर आकर यहाँ बैठी, बड़ी मेहरबानी होगी, उनको सीमांचल बुला लें, उन्हें हम बॉर्डर का रास्ता दिखा देंगे, पहले आप उनको बाहर करें, क्यों दिल्ली में रखे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन चीन बॉर्डर पर एयर स्ट्रिप बना रहा है और उसकी बात नहीं करते। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, उसकी बात नहीं करते। 65 लाख घुसपैठियों का नाम हटा दिया गया। सीमांचल की जनता को बदनाम करने की साजिश है, हम इसका विरोध करते हैं। सीमांचल की जनता चुनाव में जवाब देगी। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने कहा था कि मत खेलिए क्रिकेट मैच पाकिस्तान से, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते, ये क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो आसमान तो सिर से गिरने वाला नहीं है। वही आगे ओवैसी ने कहा कि RJD को हमने खत लिखा था लेकिन उसने मना कर दिया। अब यह तय हो गया है कि कौन किसकी बी टीम है।
भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की विरोधी है। कोई पैगंबर से मोहब्बत करे या तो महादेव से, यही तो देश की खूबसूरती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देगी और हर हाल में उनकी भरपाई करेगी। उन्होंने एमएसपी का जिक्र करते हुए किसानों को भावांतर राशि सीधे उनके खाते में देने की बात कही है। टिड्डी, मोज़ेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों का उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चलें। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का शुल्क बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम 1 अक्टूबर 2025 से किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन पर 100% टैरिफ लगाएंगे जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना लेती। अगर किसी कंपनी ने प्लांट का काम शुरू कर दिया है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट के जरिए कहा कि हम किचन कैबिनेट्स, बाथरूम, वैनिटीज और इससे जुड़े प्रोडक्शन पर 1 अक्टूबर 2025 से 50% टैरिफ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त फर्नीचर पर 30% शुल्क लगाया जाएगा। इसका अहम कारण यह है कि दूसरे देश ऐसे प्रोडक्शन अमेरिका में भारी मात्रा में भेज रहे हैं। यह उचित तो नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे हैवी ट्रक्स मैन्युफैक्चरर्स को बाहरी देशों की अनुचित होड़ से बचाने के लिए मैं 1 अक्टूबर 2025 से विश्व के अन्य हिस्सों में बने सभी भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।